नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की तो केंद्र राज्य के बेहतर तालमेल से देश हित में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस मुद्दे पर खासा जोर दिखाई पड़ा। क्या रही पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा होगी बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, कैसे देश की इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दिखाएंगे खबर कि कैसे दिल्ली के मेयर के चुनाव से पहले आज सिविक सेंटर में हुआ जमकर हंगामा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जारी किए देश की अर्थव्यवस्था के लिए पहला अग्रिम आकलन। 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने के आसार। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली गैस पानी के क्षेत्र की विकास दर 9% और व्यापार होटल परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रहने का अनुमान। दुनिया की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। आईएमएफ ने विश्व अर्थव्यवस्था के भारत को बताया एक ब्राइट स्पॉट। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा, भारत 2022 और 23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का है एक अद्भुत मंच। दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव के दौरान हुआ भारी हंगामा। मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हाथापाई करने और अपने महिला पार्षदों से बदसलूकी करने का लगाया आरोप। अगली तारीख तक सदन हुआ स्थगित। आप ने बीजेपी पर सदन में चुनाव न होने देने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और नागालैंड को दिया विकास परियोजनाओं का तोहफा। कहा, आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है मणिपुर। नागालैंड के विकास के लिए केंद्र के प्रयासों की भी चर्चा की। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुमकुर में की रैली, कांग्रेस पर साधा निशाना। विदेश मंत्रालय 12 से 13 जनवरी के बीच स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का करेगा आयोजन। 2 दिनों के सम्मेलन में होंगे 10 सत्र। पीएम मोदी 2 सत्रों में लेंगे हिस्सा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरित है सम्मेलन की भावना। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट का किया लोकार्पण। G20 के तहत ही आयोजित होगा यूथ समिट 20। देश भर में 700 कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होंगे कार्यक्रम। अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत के युवा दुनिया भर में कर रहे हैं अगुवाई। यूथ 20 को बताया युवाओं के विचारों का साझा करने का अहम मंच। उत्तराखंड के चमोली जोशीमठ में भूस्खलन की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। तत्काल सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने और अविलंब आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव और गढ़वाल आयुक्त ने भी किया दौरा। कल मुख्यमंत्री भी जाएंगे जोशीमठ। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। दिल्ली के आयानगर में शुक्रवार सुबह 1.8 डिग्री तक गिरा पारा। राजस्थान के बीकानेर में पारा 0 तक पहुंचा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी तीव्र शीतलहर जारी। कई राज्यों में कोहरे का भी दिखा खासा असर। अब खबरों पे देखते हैं विस्तार से नजर। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की मार झेल रही दुनिया की अर्थव्यवस्था इन दिनों तमाम प्रकार की चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय इकोनॉमी एक उम्मीद की किरण बन के दिखाई पड़ रही है। बीते तमाम दिनों में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज भी कई स्तरों से देश की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने के संकेत साफ तौर पर दिखाई दिए। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था
लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है। दुनिया के मौजूदा हालात में ये आंकड़े सकारात्मक संदेश हैं। वैसे इसके अलावा भी तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले आए पीएमआई आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गईं। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक पीएमआई दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा है। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। पीएमआई का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, यानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। वहीं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। कर संग्रह के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है। साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को आईएमएफ के एक सम्मेलन में कहा कि भारत 2022 और 23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। Intra-regional trade in the South Asian region is only 1/5 of its potential. This implies that the annual shortfall, this has been calculated by the World Bank, this implies the annual shortfall to be in the region of about $44 billion US. As per the World Economic Outlook database of October 22, which was released by the IMF, India, Bangladesh and Maldives would be among the fastest growing economies in the world in 2022 and 2023. वहीं आईएमएफ की उप प्रबंधक निदेशक एंटोनी साये 2 हफ्ते के एशिया दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। Broadly recovered from the pandemic, India is a relative bright spot in the world economy today, growing at rates significantly above its peer average. Macroeconomic policies are responding to the significant headwinds, with fiscal policy measures supporting vulnerable groups and monetary policy addressing persistently high inflation. And a world-class digital public infrastructure is facilitating innovation, productivity improvements, and access to public and financial services. India is making important progress on its structural reform agenda, and further implementation of reforms would help unlock its considerable growth potential. कुल मिलाकर कहें तो रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डावाडोल हाल में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत, अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल सीख और अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया विषयों पर 3 विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण और कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। यह महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच है।
दिल्ली में आज भी बेहद सर्द सुबह रही, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिहाज से देखें तो ये बेहद गर्म नजर आई। दिल्ली में नगर निगम के लिए आज नया मेयर चुना जाना था, लेकिन सिविक सेंटर में हुए जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और मेयर का चुनाव आज नहीं हो पाया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। अब उपराज्यपाल को तय करना है कि सदन की अगली कार्रवाई कब होगी और मेयर का चुनाव ही कब किया जाएगा। दिल्ली में बीते महीने हुए नगर निगम के चुनाव के बाद शुक्रवार को दिल्ली के नए मेयर का चुनाव होना था, लेकिन सदन में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच हुए हंगामे के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टाल दिए गए। अब दोनों पदों के लिए चुनाव की अगली तारीख दिल्ली के उपराज्यपाल बाद में तय करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के 6 सदस्यों के मतदान की प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया है, जिसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई। सत्या शर्मा ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कार्यवाही शुरू की, उसके बाद सदन में हंगामा हो गया। आप विधायकों और पार्षदों ने पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की मांग की और देखते ही देखते विरोध हाथापाई तक पहुंच गया और पूरा सदन मानो अखाड़े में तब्दील हो गया। पीठासीन अधिकारी ने कई बार सदन को सुचारू रूप से चलाने की मांग की, लेकिन हंगामा थमा नहीं। हाउस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं। मेरी भी बाजू पर उन्होंने मुक्का मारा है, तो थोड़ा मुझे भी चोट लगी है, बाकी भी काउंसलरों को हर्ट हुआ है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हाथापाई करने और भाजपा महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भाजपा की 2 महिला पार्षदों ने खुद को लगी चोट को भी मीडिया कर्मियों को दिखाया। मेंबर्स हैं, उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्रवाई शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। यहाँ केजरीवाल का जो पार्षद है निकम्मे, जो गुंडा राज जो यहाँ कर रहे हैं सदन के अंदर, ये पहली बार देखा हमने। पहले पिछली बार भी मैं 5 साल पार्षद रही हूँ, ये पहली बार हो रहा है। जो केजरीवाल का जो पार्षद हैं, ये पहली बार जो ये चुन के आए हैं, इनके अंदर कुछ उमंग है कि सदन को नहीं चलने देंगे। जहां भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सदन में हाथापाई करने और महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया, तो वहीं आप के नेताओं ने भी भाजपा पर सदन में चुनाव न होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने एल्डरमैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा, तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डरमैन सारे इकट्ठे होकर जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा। दरअसल इस पूरे हंगामे की वजह उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाए जाने से शुरू हुई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों को सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं है और पहले निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए जाने का नियम है, जबकि भाजपा ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को सदन में वोट देने का अधिकार है और आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों को वोट देने से रोकना चाहती है। जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपने डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने संपन्न हुए 250 सीटों वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है,
जबकि उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उतारा है। इधर भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। अब इस हंगामे के बाद सबकी नजरें एक बार फिर से इस बात पर टिकी हैं कि आखिर मेयर कब चुना जाएगा। राजेश त्रिपाठी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिए। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दोनों राज्यों में कई विकास योजनाओं की सौगातें दी तो नॉर्थ ईस्ट में हो रहे विकास को और ज्यादा गति देने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में तेजी से शांति स्थापना हुई है और विकास का लाभ आम लोगों तक तेज गति से पहुंच रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और नागालैंड को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने शुक्रवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। अमित शाह ने मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोइरोंग में विकास की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज मणिपुर आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है। कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था और मोदी जी के समय में, वीरेंद्र सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। आज खुशहाल मणिपुर, हंसता खेलता मणिपुर हमारे सामने खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोइरांग में ऐतिहासिक आजाद हिंद फौज मुख्यालय में पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। इसी स्थान पर नेताजी की फौज ने 1944 में तिरंगा फहराया था। इससे पहले अमित शाह ने चुरा चंदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इससे लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का भी उद्घाटन किया। इस परिसर में पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। अमित शाह ने नागालैंड में
52 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो मैं तुलनात्मक बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में और एनडीए के कार्यकाल में 2014 से 22 के बीच में नॉर्थ ईस्ट को और हमारे नागालैंड को, मैं नागालैंड की ही बात करता हूं, नागालैंड को दिए गए फंड में 4 गुना वृद्धि की है। 15वें वित्त आयोग ने नागालैंड को 2022-23 में 4,773 करोड़ रुपया 4,773 करोड़ रुपया दिया है, जबकि 2009-10 में सिर्फ 1,283 करोड़ रुपया दिया गया था। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन था। तुमकुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी जबानी हमले किए। यूपीए ने और कर्नाटक में यूपीए की सरकार सिद्धारमैया के नेतृत्व में उन्होंने कर्नाटक की उपेक्षा की, उन्होंने कर्नाटक के हित की चिंता नहीं की, उन्होंने सारा समय आपस में झगड़ने में लगा दिया और कर्नाटक की जनता को मुसीबत के आगे खड़ा कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने इससे पहले कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने दावणगेरे जिले में कनक गुरु पीठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने निरंजनानंद पुरी स्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया। नड्डा ने दावणगेरे में युवा पेशेवरों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का विस्तार से जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडमान निकोबार द्वीप की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ वहां बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सैनिकों की वीरता और उनके साहस की सराहना की। और इस आज़ाद भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाकर रखने का काम यदि कोई कर रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा रहा है, आप जैसे नौजवान निभा रहे हैं। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। आज भारत का कद दुनिया में इतना बढ़ गया है कि भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान यदि किसी का है तो आप सब। विदेश मंत्रालय अगले हफ्ते स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से 12 से 13 जनवरी के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिनों के इस सम्मेलन में 10 सत्र आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्र में हिस्सा लेंगे। यह पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रेरित होगा। We will be hosting a special virtual summit on 12th and 13th January 2023, that is the next week. This summit, which will be called the Voice of Global South Summit, under the theme Unity of Voice, Unity of Purpose. विदेश सचिव ने कहा कि भारत विकासशील देशों के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है और लगातार उनकी हिमायत करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ में अपने भागीदारों के हितों और चिंताओं को मजबूती से व्यक्त करता है। India has always been in the forefront and consistently championed the cause of the developing world. We have been strongly articulating the interest and concerns of our partners in the global south in all international fora and mechanisms. Now, you're all aware of the recent global developments which have severely impacted the developing world across many domains.
G20 के तहत होने वाले यूथ 20 समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट का लोकार्पण आज एक भव्य समारोह के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मंच के माध्यम से तमाम देशों के युवा आपसी अनुभव को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करते, साझा करते नजर आएंगे। भारत में पहली बार इस साल आयोजित होने वाले G20 समूह की बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए Y20 समिट का आयोजन भी किया जा रहा है। इस यूथ समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट का लोकार्पण एक भव्य समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। The Y20 summit, India will not only speak but also provide an audience to the youth from across the world to be heard in the world's largest democracy amongst those young leaders geared up with the baton to the future. Y20 समिट का मकसद विश्व स्तर पर युवा नेतृत्व को उभारना और साझेदारी को बढ़ाना है। अगले 8 महीने में Y20 समिट को यादगार बनाने के लिए देश भर में 700 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही गुवाहाटी, बनारस और लेह में 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। Y20 बैठक के प्रतिभागी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। टीम एंगेजमेंट ग्रुप के माध्यम से हम लोग पूरे भारतवर्ष में ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष का हर एक राज्य और हर एक स्टेट में से हर एक शहर, हर एक गांव तक हम पहुंचे। हमने इसके लिए Y20 चौपाल की भी आयोजन की है जी। और डिजिटल युग में हम लोग जो डिजिटल यूथ हैं उनके पास भी पहुंचेंगे डिजिटल के माध्यम से। तो ये तो ओवरऑल थीम है। इसके अलावा लगभग 750 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में हम लोग प्रोग्राम प्लग इन थ्रू करवाएंगे। पूरे दुनिया के जो 20 G20 देश हैं एवं 9 हमारे जो इनवाइटेड देश हैं, उन सभी से जो युवा नेता हैं या जिन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नाम कमाया है, वो लोग भारत में आएंगे और अपने अपने देशों का पर्सपेक्टिव, ये जो परिदृश्य है वो प्रस्तुत करेंगे। We delegates from all the 20 countries, we discuss about the priorities which about the issues which the whole globe faces. So, and we will be talking about it, and we'll be discussing and negotiating about the issues, and we will be presenting it in front of the G20 leaders. U20 में जिन मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी उनमें उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी में कौशल, बिना युद्ध के शांति स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में युवाओं की भूमिका जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। G20 के तमाम देशों के युवा Y20 के हिस्सा होंगे, जिसमें भारतीय युवाओं की भूमिका सर्वोपरि होगी, जो युवा दुनिया भर के देशों के युवाओं को अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। दुनिया भर के मुल्क में भारत के किए कार्यों को विश्व पटल पर लाना, भारत को विश्व गुरु बनाना Y20 समिट का टॉप एजेंडा है। यानी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुस्तान के यश कीर्ति का पताका दुनिया भर के मुल्कों में लहराएंगे। कैमरामैन बंसी डोगरा और अपने सहयोगी शुभेंदु के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। आने वाले समय में सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश के कोने कोने में दर्शकों और श्रोताओं तक अपनी पहुंच को और व्यापक और मजबूत बनाने जा रही है। इससे लोगों को सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ खबरों की सटीक और तथ्यपरक जानकारी बेहतर तरीके से और आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए प्रसारण क्षेत्र में बदलते स्वरूप के मद्देनजर दूरदर्शन और आकाशवाणी को बदलते दौर में अत्याधुनिक बनाने के लिए मोदी सरकार ने बाइंड योजना के तहत 2,500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाके और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को प्रसार भारती 8 लाख DD फ्री डिश DTH सेट टॉप बॉक्स मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय चैनलों को HD करने के साथ ही DD के विजयवाड़ा और DD लेह को 24 घंटे का चैनल बनाया जाएगा। इसके साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी पर ज्यादा बेहतर कंटेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जोशीमठ के घरों में आ रही दरारों का मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। जहां एक ओर नए घरों में दरारें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं सड़कों से लेकर अन्य स्थानों में भी दरारें नए हर दिन में देखी जा रही हैं। जोशीमठ में कई परिवार अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं कई लोगों के घरों को प्रशासन ने खाली करने को भी कहा है। इस बीच राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है और विशेषज्ञों की सलाह पर कई अहम फैसले भी राज्य के मुख्यमंत्री ने लिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा, पहले यहाँ खूब चहल पहल रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से हालात बदल गए हैं। जोशीमठ में लोगों के घरों की दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है, घरों को फोड़कर पानी बह रहा है। इसको लेकर लोग दहशत में हैं। कस्बे में जारी भूस्खलन से 500 से ज्यादा परिवार और कई होटल प्रभावित हुए हैं। कई लोग घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, तो कुछ को प्रशासन विस्थापित कर रहा है। हालात गंभीर होते देख खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम ने पूरे हालात की समीक्षा की, तो साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर बात की। मुख्यमंत्री शनिवार को जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा भी लेंगे। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्थिति का निरीक्षण कर इसका उपाय करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में नीचे से पानी आने की वजह से दरारें आई हैं। मकानों और सड़कों पर जो दरारें हैं उसका आकलन किया जा रहा है। जिनके घर बहुत ही क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां से उन्हें हटाया जा रहा है और जो घर कम क्षतिग्रस्त हुए हैं उसे ठीक किया जा रहा है। हम लोग करीब 6 बजे पहुंचे। 6 बजे का लगभग 2 घंटे हमने निरीक्षण किया, सर्वे किया। जहां नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, कुछ होटल टिल्ट कर गए हैं, जेपी कैंपस में नए पानी के स्रोत निकल आए हैं, जो मड के साथ, मिट्टी के साथ पानी निकल रहा है, काफी तेज धारा है। और वहां तो जेपी का एक पोर्शन, लगभग 30% कैंपस पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, नया क्षतिग्रस्त है। आज हमारा पूरा सर्वे पूरे जोशीमठ का होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, देखेंगे। अब तक जो देखा हमने, हमारी अगस्त में जो टीम आई थी उनके जरा बताया गया कि बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। सुबह से टीम लगी हुई है और जो विशेषज्ञ टीम आई हुई है वो मॉर्निंग से ही लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उसने अपना सर्वे किया है। और इसमें स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो जियोलॉजिस्ट भी हैं, बिल्डिंग स्पेशलिस्ट भी हैं, IIT के भी एक्सपर्ट हैं और NIH के भी एक्सपर्ट हैं। तो सारे ये पूरी टीम लगातार अभी तक ये दौरा चल ही रहा है। साथ में NDRF की बात हो रही है। देखिए, भविष्य में चूंकि भूस्खलन अभी चल रहा है और भविष्य के लिए हमें सचेत रहना होगा, तो सतर्कता के दृष्टिगत उनको बुलाया गया है कि वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उधर बीजेपी की ओर से भी एक टीम भेजी गई है जो हालात का जायजा ले रही है। उधर लोग परेशान हैं और वो मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भूस्खलन से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देने के लिए टोल फ्री नंबर 8171748602 जारी किया है। इसके साथ ही प्रशासन भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। जोशीमठ के मकानों और होटलों में आ रही दरारों तथा जमीन धंसने को लेकर सरकार के साथ सेना भी सक्रिय है। सेना ने भूस्खलन के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में रह रहे जवानों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। प्रशासन की ओर से NTPC के सभी काम तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। हेलंग बाईपास का काम भी रोक दिया गया है और नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे सभी निर्माण कार्यों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। चुनौतियों के बावजूद मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था। तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में। इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में जुड़ गए। उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर चरण सिंह जी, जो कि अर्थशास्त्री, इसके अलावा CEO हैं ई-ग्रो के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ वक्त निकालने के लिए आपका। दूसरे खास मेहमान अनिल पद्मावन जी हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चरण सिंह जी, शुरुआत यही कि हम देखें कि बीते कुछ दिनों से लगातार कई ऐसे संकेत या आंकड़े निकल के आ रहे हैं जो इस बात को लगातार बता रहे हैं कि भारत कैसे तेज गति से आगे विकास कर रहा है और अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हालांकि दुनिया में चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। कोई शक नहीं है, काफी वर्षों से यही चीज सामने आ रही थी कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो नीतियां आ रही हैं वो बहुत मजबूत और लॉन्ग टर्म है। जब मैं नीतियों की बात करता हूं तो जब कोविड के साथ पूरी दुनिया घिर गई थी, तो हमारे देश में जो नीतियां बनी थी वो एकदम इस तरीके नहीं बनी थी जिसको नी जग कहा जा सकता है। उन नीतियों में 2 चीजें खास करके मद्देनजर रखी गई थी। एक तो अभी के अभी लोगों को कुछ राहत पहुंचाना है, खाना देना है, दवाइयां देनी है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे भी देखना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो नीतियों के कारण एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाया गया, वो अभी सब देखने को मिल रहा है। तो उसने एम्प्लॉयमेंट को भी संभाला है और उस तरीके से सिस्टम में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा है जो विदेशों में बढ़ा है। उसका नतीजा जो देखने को आया है, आज बहुत अच्छा डेटा रिलीज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उन्होंने कहा है कि जो अगले साल की ग्रोथ होगी वो करीब 7% ग्रोथ होगी। अब जबकि पूरी दुनिया में मंदी छा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सबको डर है कि वो एकदम ग्रोथ रेट एकदम क्रैश करेगा। पर जहां तक हमारे देश का सवाल है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं है, हमारा जो इन्फ्लेशनरी बैंड है उसके अपर एज पे है, सेंटर में नहीं है। विदेशों में तो उससे 5 गुना ज्यादा चली गई है। और हमारे इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं, थोड़े बढ़े हैं, विदेशों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 7% रहेगी, उसमें गिरावट का डर बहुत कम है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट भी पिछले साल से सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही थी, तो वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर पूरा मद्देनजर ध्यान से नीति की तरफ देखा जाए, तो नीति ने इसमें बहुत सहयोग दिया है कि ग्रोथ रेट स्टेबल और लॉन्ग टर्म स्टडी है।
जी अनिल जी, किस तरह से आप देखते हैं मौजूदा एक दुनिया के इस पूरी आर्थिक जो चुनौतियां उसके मद्देनजर भारत अभी भी अपने आप में बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, और जो आज भी जिस बात का जिक्र निकल के आया अर्ली नंबर्स में कि 7% की रफ्तार बनी रहेगी जो दुनिया में सबसे तेज है, क्या वो बड़े कारण हैं जो तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को इस स्थिति में बनाए हुए हैं और इसमें इजाफा ही हमको देखने को मिल रहा है जहां हम तेजी की अगर बात करें विकास की रफ्तार में? देखिए, जो चरण सिंह जी ने अभी कहा ना कि नीतियां जो अपनाए गए, तो पिछले 8-10 साल में जो नीतियां अपनाए गए, तो इससे जो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब जैसे जीएसटी हो या वो आईबीसी हो, जो बैड लोन्स हैं बैंक्स का, इनका नतीजा निकालने के लिए, तो ऐसे काफी कदम जो स्ट्रक्चरल नेचर में है सरकार ने उठाए हैं। तो ये हमें इनके फायदे अभी तक नजर, जीएसटी का तो नजर आ रहे हैं, बट बाकी के नहीं नजर आ रहे, क्योंकि उसी टाइम पे आपदा आ गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, और दुनिया भर में। तो इसीलिए जो आप देख रहे हो दुनिया के आंकड़े बहुत खराब है, क्योंकि अलग अलग कारणों के कारण के है। यहाँ पे भारत का जो खेल था कि उन्होंने नीतियां पहले अपनाई, तो पूरा रिफॉर्म किया, तो सिस्टम को एफिशिएंट कर दिया, तो सिस्टम में प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है। तो अब जब ये जो दुनिया जूझ गया है इस 4 आपदों से, तो अब जैसे इनका इफेक्ट कम होते जा रहा है, ये इकोनॉमी में इसका, ये जो रिफॉर्म्स की हमने नीतियों की बात की, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। तो यही कारण है कि अभी भारत अभी भी इनका हमारा जो ग्रोथ रेट है सुरक्षित है, लेकिन दुनिया के जो आसार है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, एंड वो ज्यादा देर चले तो वो भारत के लिए भी संकट हो सकता है। जी डॉक्टर चरण सिंह जी, क्योंकि आईएमएफ की ओर से भी आज एक बयान निकल के आए, कार्यक्रम के तहत इस बात का जिक्र हुआ कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक ब्राइट स्पॉट लगातार बना हुआ है, यानी कि दुनिया के निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाली लगातार बनी हुई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, एक तरफ दुनिया की चुनौतियां और भारत में बढ़ता हुआ निवेशकों का विश्वास? देखिए, मैं आपसे एक बात कहनी चाहूंगा जो आप अप्रिशिएट करेंगे कि एक चीज तो क्लियर है, जितनी भी मुसीबत दुनिया पे आ रही है इंडिया पे भी आ रही है। अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है तो इंडिया पे भी हुई है, उसका असर पड़ रहा है। अगर कोविड हुआ है इंडिया पे भी उसका कोविड का असर पड़ा है। तो भारत ने इसमें क्यों सामने इतना अच्छा उभर कर आ रहा है? इसलिए उभर के आ रहा है कि नीतियां मजबूती से बनाई जा रही हैं, विश्वास के साथ बनाई जा रही हैं और उनको लागू किया जा रहा है। लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर फार्म लॉ विड्रॉ किया है, तो मैं उनको हर बार एक ही बात कहता था कि नीति अच्छी थी, क्योंकि लोगों को अच्छी नहीं लगी, उसको विड्रॉ कर लिया। पर जहां तक सरकार का सवाल है, आप डीमोनेटाइजेशन देखिए, जीएसटी देखिए, आप कोविड के दौरान नीतियां देखिए, सब मजबूती से और विश्वास से बनाई जा रही हैं और आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, जहां जहां भी नीतियों में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, जीएसटी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जीएसटी में फेडरल स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर पे जोर है। सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठ जाते हैं, आज तक कभी भी उनको किसी भी चीज पे, कमोडिटी पे कोई आपत्ति होती है, मिलजुल कर उसको रेट को एडजस्ट कर लेते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे अच्छा आपको कहां एग्जाम्पल मिलेगा? इसलिए लोगों का अपने देश में, विदेश में विश्वास बनता जा रहा है कि जिन नीतियां बन रही हैं सिर्फ बन ही नहीं रही, वो एडेप्टेबल भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। तीसरी बात, हमारे देश में जो रेगुलेटर रिजर्व बैंक है, जो सेबी है, इनकी भी आप कार्य करने की तरीका देखिए, वो भी एक बहुत बढ़िया है। आपने देखा दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, बड़ी अच्छी रफ्तार से तेजी से बढ़ाए गए, पर यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है जो कह रही है हाँ कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है, इसलिए हमें थोड़े रेट बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाने पड़ेंगे? इतने ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीमा के अंदर रहिए और उसी तरीके बढ़ाइए। तो जब आपका रेगुलेटर बैंकिंग इंडस्ट्री का इतना स्ट्रांग है, संभल के हर कदम उठा रहा है, नीतियां अच्छी बन रही है। आखिरी बात जो मैं कहनी चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ भगवान की भी दया रही है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो रेन फेड है, बारिश पे डिपेंड करता है, तो कुछ सालों से जब ये पूरी दुनिया इस आपत्ति से गुजर रही थी, हमारे यहाँ रेन बड़ा अच्छा रहा है, तो उससे एग्रीकल्चर ग्रोथ
जो यूं समझ लीजिए कि बैकबोन होती है इकोनॉमी की, खास करके हमारे इकोनॉमी में जहां पर लोग बहुत एम्प्लॉयड है, वो बहुत सॉलिड चल रही। जहां थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई है, सरकार ने मनरेगा के थ्रू पैसा बढ़ा के सपोर्ट किया है, और आपने देखा ये कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा खाद्य पदार्थ फेयर प्राइस शॉप के अंदर 1 साल तक सबको मिलेंगे। तो उससे विश्वास बना हुआ है लोगों का कि इस देश में प्रगति भी है, नीति भी है, और लोगों का ख्याल भी रखा जाए। जी अनिल जी, आप किस तरह से देखते हैं अगर हम सेक्टोरल वाइज बात करें, क्योंकि चरण सिंह जी ने जैसे एग्रीकल्चर का जिक्र किया तो अर्ली नंबर्स में 3.5% के आसपास में एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ग्रोथ की बात कही गई है। आप किस तरह से देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, एग्री की बात की जाए, ये लगातार वो है जो बैकबोन की तरीके से अर्थव्यवस्था में काम करते हैं ये सेक्टर्स? वो मैन्युफैक्चरिंग में कंसर्न है, मतलब क्योंकि वो जो अभी जो आंकड़े आए हैं इसमें भी 1 to 2% ग्रोथ प्रोजेक्शन है। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग में निवेश का एक समस्या है, वो अभी नया नहीं है। मतलब 2008 के जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ उसके बाद से निवेश हुआ नहीं है, बट उसका एक कारण तो मैंने वो हल्का सा जिक्र किया था कि जो बैड डेट्स थे, कुछ 9.5 लाख करोड़ का जो बैड डेट था बैंक्स में, इसका सफाई हुआ है, पिछले बैलेंस शीट क्लियर हो गया। तो आज बैंक्स एक स्थिति में है जाके वहाँ कर्ज दे सकते हैं। और दूसरा है सर्विसेज, ये तो बड़ा ही अच्छा रिकवरी हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी दब गया था कोविड के बाद, और कोविड के टाइम और कोविड के बाद अभी वो सब खुल गया है। आप जो एयरपोर्टों में भीड़ देखते हो, रेलवे स्टेशनों में भीड़ देखते हो, इसका यही है कि सर्विस इकोनॉमी पिकअप हो गया है। तो वो सर्विस इकोनॉमी एक बड़ा ब्राइट स्पॉट है, एग्रीकल्चर ब्राइट स्पॉट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी एक निवेश शुरू हुआ है, बट उस गति से नहीं हो रहा है जितना उम्मीद था, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी काट दिया सरकार ने, अभी 22% पे है, और जो नए नए कंपनी है वो स्कीम 23 तक एक्सटेंड भी हुआ है कि उनका तो कॉर्पोरेट टैक्स 15% है। तो इंसेंटिव भी दिए हैं, लेकिन निवेश आ नहीं रहा है। मतलब इन सब के पूंजीपतियों में एक संकोच है इनके मन में, बट मान सकते हैं क्योंकि दुनिया में स्थिति मजबूत नहीं है। तो जब आप निवेश करते हो तो इन सब बातों को लेकर ही निर्णय लेते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एक कंसर्न है। जी चरण सिंह जी, किस तरह से, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 को लेकर भारत बहुत तेज गति से प्रोएक्टिव कदम उठाने की बात कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि अब थोड़े दिनों में बजट के डिटेल्स भी हम सबके सामने आएंगे, तो निश्चित तौर से वो जो एक कवायद पॉलिसी के लेवल पर इस वक्त चल रही होगी सरकार के स्तर पर, आपको लगता है कि उस दिशा में भी बड़े कदम हमको देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जो दुनिया की स्थिति है, भारत कैसे बेहतर एक मजबूती के आधार पर बढ़ रहा है, उसको और क्वांटम जंप मिल सके, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, उस दिशा में हमें तेज कदम भी दिखाई पड़ेंगे? देखिए, एक बात मन में समझ लीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में करनी होती है 6 से 12 महीने की लागत लगती है, उसके बाद आउटपुट आता है। जब इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, हमारे देश में भी थोड़े बहुत बढ़े हैं, पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है, हमारे एक्सपोर्ट वहां जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करेगा? आपने पिछले 2 हफ्ते पहले देखा, सब लोगों को फिर मन में भय आ गया कि कोविड कहीं चाइना में आ गया, पूरी दुनिया में आएगा, और खबरें आई कि 3 महीने के अंदर अंदर एक तरह महामारी दोबारा देश पूरी दुनिया में आ जाएगी। इस अनसर्टेनिटी की स्थिति में एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, विदेशों में जहां हमारी मेन एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां PLI स्कीम बहुत अच्छा कर सकती थी, वहां पर थोड़ी दिक्कत आ रही। अब इन स्थितियों में सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार ने पहली बात तो हमेशा, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट रेट को जरूरत से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने भी देखा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अभी भी शुरू हो गए हैं और बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार फिर दुनिया की परिस्थिति देखते हुए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगी। एक बहुत बड़ा सेगमेंट इंडस्ट्री का MSMEs होता है। MSMEs तो आप जानते हैं कि सरकार पूरी तरह से 2 साल से बिल्कुल हाथ पीछे रख के बैठी है कि इनको गिरने नहीं देना, आगे ही आगे बढ़ाना है। PLI स्कीम और मजबूत की जाएगी, क्योंकि PLI स्कीम से बहुत प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और PLI स्कीम से एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बहुत हो जाती है। 2 आंकड़े जो बहुत अच्छे इस बार की रिपोर्ट पे आए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, वो बड़ी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी
पहले 11.5 थी, अभी 9 है, वो भी काफी अच्छी बढ़ रही है। जिस तरीके मैं बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो ये एक्टिविटीज, खास करके कंस्ट्रक्शन, लोग लोन लेके घर नहीं बनाना चाहेंगे, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। उसे घबराने की जरूरत नहीं है मेरी राय में। बिल्कुल, लेकिन दुनिया के जो हालात उसको देखते हुए भारत बड़ा बेहतर तरीके से कर रहा है। अनिल जी, एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे, क्या लगता है कि जो भारत के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उस लिहाज से किस स्थिति में हम खड़े नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम अगर फाइनेंशियल जो अनुशासन उस लिहाज से देखें, फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से देखें, तमाम ऐसे जो चुनौतियां हैं उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं? ये फिस्कल डेफिसिट का जो चुनौती है, इस पे तो काफी हद तक काबू पा लिया है सरकार ने, तो एंड वो वित्त मंत्री के इशारे आ रहे हैं कि ये पकड़ छोड़ेंगे नहीं अगले बजट में भी। तो एक्चुअली यही एक कारण है, ये एक कारण है, और अनेक कारण है, जैसे नीतियां जो हमने काफी चर्चा किया आज, तो इसी को देख के फ्यूचर में निवेश कर रहा है। दुनिया भर का इंटरेस्ट इंडिया के फ्यूचर में है, तो वो देख रहे हैं कि जो नीतियां चल रही है फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो प्रेजेंट के लिए कोई निवेश नहीं करता, सब फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो वो फ्यूचर जो है उन सबको दुनिया भर में IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, सबको बड़ा ब्राइट लगता है इंडिया का फ्यूचर। जी, चरण सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया एज ए कंट्री दुनिया को दिखाई पड़ता है कि साहब बेहतरी से काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों और सब चीजों में एक यूनिफॉर्मिटी भी दिखाई पड़ती है, एक रूपता भी दिखाई पड़ती है, शायद ये एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, GST के कलेक्शन देखिए हर साल आगे बढ़ती, हर महीने आगे से आगे बढ़ती जा रही है, पर आप अदरवाइज देखिए कॉन्फिडेंस सिस्टम में कितना है। आज जो आंकड़े रिलीज हुए उसमें सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, परचेज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स सब ऊंचे जा रहे हैं। इसका मतलब लोगों को देश के अंदर, विदेश तो छोड़िए, देश के अंदर भी लोगों को विश्वास है कि जहां ये देश प्रगति से आगे बढ़ रहा है, विदेश की परिस्थिति जो है सो है ही है, पर अंदर विश्वास है। आपको एक और इंडिकेटर दूंगा जो आपको दिखा रहा है कि फ्यूचर अच्छा है। जैसे अभी भी अनिल जी ने कहा ना, देखिए जो एग्रीगेट क्रेडिट का डेटा है जी, जो इंडस्ट्री में जा रहा है जी, वो डबल हुआ है ग्रोथ रेट। बिल्कुल, और ये कई सेक्टर्स हैं सर जिसमें जो नंबर्स हैं वो संकेत साफ तौर से दे रहे हैं। फिलहाल वक्त सर इतनी ही ज्यादा दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर चरण सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, अनिल पद्मनाभन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बात मौसम के मिजाज की, इन दिनों पूरा उत्तर भारत सर्दी की मार झेल रहा है। दिल्ली NCR समेत पंजाब, राजस्थान और UP समेत अन्य तमाम उत्तरी राज्यों में शीतलहर ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है, तो वहीं कोहरे ने यातायात पर बुरा असर डाला है। तो धूप की लिका छुकी ने भी लोगों की ठुठ्रन बढ़ा दी है। क्या है मौसम का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा उत्तर भारत भीषण सर्दी और कोहरे की मार से बेहाल दिखाई दे रहा है। दिल्ली, UP, राजस्थान और पंजाब में सर्दी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आम जनजीवन से लेकर यातायात तक हर तरफ शीतलहर का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्से तो सर्दी के मामले में पहाड़ों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं।
कोहरे के साथ बर्फीली हवाओं से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह रैन बसेरों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। 10/11 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। क्लाउड होगा, 10/11 को रेन और ड्रिजिल हो सकता है पंजाब में, पहाड़ों में तो होगा ही होगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के लिए रेन और स्नो हम लोग प्रेडिक्शन किया है। कोई हैवी नहीं है, लाइट टू मॉडरेट 7 से 11। तो लंबा 2 WD बैक टू बैक है। मैं अगेन बोलता हूँ, एक WD 7-8 को है, दूसरा WD 10-11 को है। राजधानी दिल्ली में इस बार भयंकर सर्दी पड़ रही है। शुक्रवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जबकि उस समय शिमला का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। उधर राजस्थान में भी शीतलहर का प्रकोप कम नहीं है। बीकानेर जिले में ठंड ने शुक्रवार को कई दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तापमान 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन हालात को देखते हुए वहां स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। तापमान में आई लगातार गिरावट और शीतलहर को देखते हुए भोपाल में सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। उधर भीषण ठंड और कोहरे के चलते रेल सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शुक्रवार को रेलवे ने 315 ट्रेनों को रद्द किया। इनमें से 268 ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गईं, 47 आंशिक रूप से रद्द हुईं और 13 ट्रेनों को खराब मौसम को देखते हुए परिवर्तित समय अनुसार चलाया गया। 19 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। मौसम को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रद्द ट्रेनों की सूची जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो न्यूज़ 9 में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल्ली के कंझावला मामले में सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। सुबह पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आशुतोष की कार ही लेकर गए थे और वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे। वहीं 7वें आरोपी अंकुश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी आरोपियों की मेडिकल जांच बीती रात संजय गांधी अस्पताल में की गई थी। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूर करने में केंद्र की देरी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित 104 नामों में से 44 पर कल तक फैसला कर लिया जाएगा और इस सप्ताह के अंत तक 104 नामों पर केंद्र निर्णय लेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया। केंद्र ने टिप्पणी की कि कॉलेजियम की तरफ से दूसरी बार भेजे गए नामों का केंद्र की ओर से वापस भेजना चिंता का विषय है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में लंबित अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र से 15 फरवरी तक समान लिंग विवाह पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के निपटारे को लेकर हुए समझौते पर रोक लगाने वाले मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोनों राज्यों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी। इस संगठन के जरिए जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही थीं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डेलॉइट के प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, यह राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा और 21वीं सदी के लिए नए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल का निर्माण करेगा। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज शुक्रवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे इस मामले में फर्नांडीज भी आरोपी हैं। न्यूज़ नाइट के